अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड की एहलकार दम तोड़ गई। 20 साला सारा बैकस्टॉर्म जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि 24 साला एंड्रू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है और वह इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसकी शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। अफगान शहरी रहमानुल्लाह 2021 में बाइडन के दौरे सदारत में अमरीका आया था। अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मोहलिक हमला। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला, 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला अफगानिस्तान की हदूद से किया गया। ड्रोन पर दस्ती बम नस्ब था। ताजिकिस्तान का हमले पर शदीद एहतजाज। अफगान अबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। ताजिक हुकाम के मुताबिक सरहदी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद खतरात बरकरार हैं। पाकिस्तान ने चीनी शहरियों पर हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना है। अपने नौजवानों को बाख्तियार बनाकर अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुराज़म है। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया कि पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिये की पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। ट्राई सीरीज के आखिरी लेग मैच में सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी, जिसके साथ ही श्रीलंका को फाइनल में एंट्री मिल गई और जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका हफ्ते को आमने सामने हो गए। श्रीलंका ने कौमी टीम को 185 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में कौमी टीम इब्तदा में ही मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। वेल, लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप स्टोरीज ऑफ टुडेज शो। और जनाब, ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मैच में सनसनीखेज मुकाबला हुआ। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी, जिसके साथ ही श्रीलंका को फाइनल में एंट्री मिल गई और जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। हाँ, लेकिन ये जिस किस्म का मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ट्राइड के वो अपनी बेंच को टेस्ट करे और पाकिस्तान कहते हैं ना, किसी भी पोजीशन से हम हार सकते हैं। तो पाकिस्तान पहले एक ऐसी पोजीशन पे आ गया जहां पे हमने जीतना नहीं था और हमारे 4 खिलाड़ी विद इन 40 रन आउट हो गए। उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी एंड देन उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें आस दिलाई कि अब पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो अपने फैंस को हार्ट अटैक दिए बगैर कुछ कर भी सके, जीत सके, हार सके। तो वेल, इस पे तो हम आगे चल के ज़रूर भी बात करेंगे। इट वॉज अ डेड रबर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज इन द फाइनल। तो एक ड्रेस रिहर्सल तौर पे ये मैच था पाकिस्तान श्रीलंका का। अगली जो एक और डेवलपमेंट है सादिया, वो कल की डेवलपमेंट है जो हमने देखी थी और अब उसमें ये चीज़ सामने आई है कि वाशिंगटन में उसके करीब जो अफगान शहरी की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाली नेशनल गार्ड की एहलकार थी वो दम तोड़ गई। 20 साल की सारा बैकस्टॉर्म ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई और 24 साला एंड्रू वुल्फ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। अच्छा, अमरीकी हुकाम ये बता रहे हैं कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसकी शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। अफगान शहरी रहमानुल्लाह 2021 में बाइडन के दौरे सदारत में यहाँ पर अमेरिका में आया था। तो इसके ऊपर देखना होगा कि वहाँ पर ऑब्वियसली इसकी वजह से एक सनसनी भी मची हुई है। लेकिन दिस इज़ नॉट इट। एक और ख़बर है जो इससे जुड़ी हुई है। इट्स वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मोहलिक हमला हुआ है। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला किया गया है, जिसमें 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। ताजिकिस्तान का ये कहना है कि बुध की रात ड्रोन हमले में चीन के 3 जो रुकन थे
वो हलाक हो गए थे। बाय द वे चीन जो है वो ओपनली वर्क्स इन ताजिकिस्तान और माइनिंग और दीगर इंडस्ट्री में वो काम करता है। ये ड्रोन अफगान इलाके से फायर किया गया था। ताजिकिस्तान ने काबुल की अबूरी तालिबान इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मजीद ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अच्छा, ये हमला ऑब्वियसली ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान इंतजामिया पहले से ही पाकिस्तान के दबाव का सामना कर रही है कि वो काबुल में मौजूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, मौसर कार्रवाई करे, और जो पाकिस्तान में मुतादिद हमलों में मुलव्विस भी रहे हैं। एट द सेम टाइम दोशंबे ने हमले की सख्त मजम्मत करते हुए अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम करे। ये वाक़या उस वक्त आया है सामने जब वाशिंगटन DC में अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार पर एक अफगान बाशिंदे ने गोली चलाई है, जिसके नतीजे में एज आई सेड खातून एहलकार की मौत भी वाक़या हुई है। और इस सब का एक और भी लिंक है सादिया। ताजिकिस्तान में भारत का बहुत असर रसूख था, उनकी पूरी एक बेस थी। अब कि उनको जाना पड़ा है और ये हमला हुआ है ऑन द चाइनीज़ नेशनल, जो कि वहाँ पे कैंप में काम करते हैं इन माइनिंग एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो क्या इसके ताने बाने हम जोड़ें? हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शिराज़ी, सीनियर एनालिस्ट हैं। ज़ाहिर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़ाहिर, ठीक है कि यह हमला और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन छूटते ही मेरी पहली चीज़ ही जहन में ये आई कि अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान पे क्यों करेगा अटैक, और उसकी एक वजह ये समझ में आती है कि ये खुद का उनका हमला नहीं है, पीछे से कहीं और से डोरे हिलाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, सुबह खैर। मेरे ख्याल में सबसे जो अहम वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर यहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और ताजिकिस्तान के खिलाफ ही अंसारुल मुजाहिदीन के नाम से दहशतगर्द ग्रुप जो है वो, अब उसको कह लें ETIM के जो मिलिटेंट्स हैं वो बड़ा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो दूसरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे IS खुरासान, जिसको हम कह रहे हैं दाइश, वो बड़ी एक्टिव है। और तो सबसे अहम पहलू आपने जिक्र किए, दो इम्पोर्टेंट इशूज हैं। एक तो अफगान तालिबान रजीम का नॉन सीरियस एटीट्यूड है। देखिए, ये पाकिस्तान बहुत पहले कहता रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो ये ट्रांस बॉर्डर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म चल रहा है अफगान सरजमीन से, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगान तालिबान रजीम खुद इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी वो इसी दहशतगर्दी से डरा कर जो है वो अपनी लेवरेज हासिल करना चाहते थे। यही मामला ताजिकिस्तान का है, क्योंकि हमने देखा कि ताजिक साइड से भी अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। जो उज़्बेक अफगानिस्तान का रीजन है उससे भी उठनी शुरू हो गई है। तुर्कमन जो है वो भी बोलने शुरू हो गए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, और वो अफगान कौम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो ये देखिए, मैसेज जब जाना शुरू हुआ तो जाहिर बात है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर से टेररिज्म हो रहा है, और उसमें दो फैक्टर, एक आपका इंडियन फैक्टर जैसे आपने जिक्र किया, वो इंतहाई हद तक इन्वॉल्व इसलिए है कि पहला बड़ा जो आउटसाइड बेस था हिंदुस्तान का, वो वहाँ से रिट्रीट किया है, विड्रॉ किया है, एक लिहाज से हम कह सकें उसने स्पेस गिव अप की है। तो जाहिर बात है, उसके बाद एक इनोवेशन जो है, जिस तरह के मोदी और उसकी जो RSS की आइडियोलॉजी है, आप डिस्टेबलाइज करें और प्रॉक्सी वॉर लड़ें तमाम उन मुल्कों के खिलाफ जो उनके किसी भी लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सरजमीन तो ऑफर है इस वक्त 3 किस्म के लोगों को। हिंदुस्तान को अवेलेबल है, जो किसी के खिलाफ भी वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। दहशतगर्दों को अवेलेबल है, जो किसी के खिलाफ भी ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर 4-5 दहाइयों की जंग ने यहाँ सिर्फ एक इंडस्ट्री को फरोग दिया है, वो है टेररिज्म और जंग। और जब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद लाखों की तादाद में ऐसे जो फाइटर्स थे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो दे आर अवेलेबल ऑन रेंट, तो आप ऐसा किसी के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन एक जो मैसेज गया है वो ये है कि जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म के एक्सपोर्ट में अफगान तालिबान रजीम थी बड़ा ओपनली विजिबल है। अमेरिका के वाक़े को भी आप अलग नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक माइंडसेट है जो कि हमेशा एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट टेंडेंसीज को जो है ना वो एक्नॉलेज करता है, उसको परसू करता है और उसके ऊपर जो है वो ऑपरेट करता है। सही।
अच्छा जायशा साहब, ऑब्वियसली हम ये तो देख रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान हुकूमत एक डिनायल में है। वो दहशतगर्दी उनके मुल्क से सरहद पार तक दूसरे मुल्क मालिक में पहुंच रही है, वो ये मानना ही नहीं चाहते। बट इवन इफ़ दे अग्री टू इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। जितने ग्रुप्स वहाँ पर अब बढ़ चुके हैं, वहाँ पर खुद यूएस इतने अरसे काम करने के बाद उन तालिबान के लिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए, एक माइंडसेट है। आपने यहाँ पे एक रेडिकलाइजेशन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने बेशक की थी यूएसएसआर के खिलाफ, फिर सो कॉल्ड अलकायदा की जंग रही, जब आपने तमाम दुनिया से नब्रास्का यूनिवर्सिटी के प्लान के तहत जो इस्लामिस्ट थे या जो एक्सट्रीम जिहादिस्ट जिनके अंदर उन्होंने इनकलकेट किया, उसको आप यहाँ पे ला के आपने बिठाया, फिर आपने रशिया के खिलाफ जंग करवाई। उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन नहीं, इट वॉज पार्ट ऑफ द यानी प्लान। जैसे कि सल्तनत उस्मानिया को कहते हैं ना कि लेफ्टिनेंट कर्नल लॉरेंस जो था, उसके एक तमाम प्लान के तहत आपने पूरा सबोटाज किया, डिमोलिश किया और एक नया निज़ाम बनाया। आज आप देख रहे हैं कि जो इसराइल और मिडल ईस्ट और ये तमाम रीजन, इवन अफ्रीका वोलेटाइल है, दैट वाज द प्लान। और यहाँ भी जो प्लान किया गया उसको फिर आपने डी रेडिकलाइज करने की कोशिश की कि आपने इस खत्ते को जो है वोलेटाइल रखने की कोशिश की। तो अमेरिका के पास उसका इलाज इसलिए नहीं है कि अमेरिका खुद रिस्पॉन्सिबल रहा है और वो वेस्टर्न पावर जो कि यहाँ पे ये प्रॉक्सी जंग लड़ती रहे। लेकिन अब मसला हम लोगों का है। देखिए, आज अमेरिका खुद भी फील कर रहा है जब वो लोग जो कि बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के लाखों की तादाद में आपने अमेरिका ट्रांसपोर्ट किए, क्योंकि वो आपके लिए स्पाइंग करते थे, आपके लिए यहाँ पे वो अफगान तालिबान और दूसरे कौमियतें जो थी, इवन पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के खिलाफ आपके लिए स्पाइंग करते थे, आपके लिए जासूसी करते थे। उनको आप ले तो गए, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं बदला। दूसरा देखिए, सबसे आम इशू रीजनल ममालिक पे, ना अमेरिका को है ना किसी दूसरे मुल्क को है। अब आप देखें, दो सुपर पावर्स, आप चाइना और रशिया के जो शहरी है वो एक दिन में अफगान एक्सट्रीमिस्ट क्या तो मरे। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के लिए आपने एक प्रॉपर बनानी होगी। रीजनल ममालिक पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को खतरा है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि आप इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इफेक्टिव जो है एक्शन इफेक्टिव मेजर्स बिल्कुल लिए जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय दिफाई तज़कियार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले डेनमार्क बोलता है, उसके बाद ताजिकिस्तान पे हमला हो जाता है। पाकिस्तान तो अरसे से बोल रहा है, लेकिन दुनिया के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। मुझे ज़्यादा तशवीश बाबर साहब इस चीज़ की है कि ये उस तरह की कोई स्कर्मिश नहीं थी जिस तरह ये चमन पे आके करते हैं, या फिर ये अपने मिस्क्रेंट्स घुसाने की कोशिश करते हैं, या कोई बम्बार घुसाने की कोशिश करते हैं। ये ड्रोन अटैक हुआ है ये, और इस पर एफओ भी हमारा कह रहा है कि ये ग्रेविटी ऑफ थ्रेट इमेंटिंग अफगानिस्तान। तो ये ड्रोन हमला होना, दिस इज समथिंग न्यू इन पर्सपेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, ये नई डायमेंशन है, इसमें कोई नई डायमेंशन, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तशवीशनाक बात भी है। पाकिस्तान तो बहुत अरसे से देखें, दुनिया को हम बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, हर फोरम पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान दोबारा से एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म बनता चला जा रहा है। और इसकी तरफ तो जो देनी होगी दुनिया को, ये सिर्फ समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान को इश्यूज है, ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। यहाँ पर जो आज़ादाना जो दहशत ग्रुप फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी वहाँ बस बहुत सारी सेंचुरीज वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको रोक टोक नहीं है। तो जब इस तरह होगा तो डेफिनेटली वो दुनिया के अमन के लिए खतरा होंगे। अभी ड्रोन हमला एक नई डायमेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और टारगेट किसको किया हुआ है? चाइनीज को टारगेट किया हुआ है। वॉशिंगटन में कल उन्होंने अफगान नेशनल ने इसी तरह हरकत करने की कोशिश की है। तो दिन ब दिन ये खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि दुनिया कोई और 9/11 देखे और उसके बाद रिएक्ट करे, ये वक्त है कि इनके साथ सीरियसली एंगेज करें और इनको दुनिया मुत्तहिद होकर बताए कि इस तरीके से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं चल सकते कि आप न सिर्फ अपने हमसायों के लिए खतरा है, बल्कि आपकी सरजमीन पर खुलेआम सरेआम फलने वाले, फूलने वाले
परवरिश पाने वाला दहशतगर्द दुनिया के अमन के लिए खतरा है। और जब देखें किसी भी चीज को जब आप नहीं रोकेंगे, उसको खुली आजादी होगी, तो फिर वो डायमेंशन तो चेंज होते चले जाएंगे ना जी। उनके पास इसमें कोई शक नहीं अमेरिकन असला बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन ड्रोन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन यहाँ पर छोड़ के गए थे। ये जो ड्रोन अटैक है ये एक सीरियस डेवलपमेंट है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, इससे पहले कि ये मजीद बढ़ जाए या खतरात मजीद बढ़ जाए और अपने हमसाय ममालिक से निकल के खिते के दूसरे ममालिक में जाके ये लोग इस तरह के काम करें। पाकिस्तान के कंसर्न्स को दुनिया को सीरियस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज इन लोगों के बारे में है, किसी को दुनिया में नहीं है। हम इनके साथ डील कर रहे हैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से, तो हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हमारा जो एंटी टेररिज्म ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो जंग हम लड़ रहे हैं, उससे दुनिया को फायदा उठाते हुए इन लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि स्टेट वे अफगानिस्तान पे दोबारा से फिर नेटो या दुनिया हमलावर हो जाए, बट सीरियसली इनको एंगेज करके इनको बताना पड़ेगा इससे पहले कि ये खतरात बहुत बढ़ जाएं। और ये हम तो इनका सामना कर ही रहे हैं, बल्कि कामयाबी से इनसे निमट भी रहे हैं। हमें पता है कि हमने कैसे इनसे निमटना है। पाकिस्तान दुनिया को ये भी बताता चला रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये दीवार जो पाकिस्तान ने खड़ी की। राइट बाबर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आपको लगता है ये किसी किस्म का बदला है जो इंडिया के लिए अफगानिस्तान ने लिया है? वी रिसेंटली सीन द डेवलपमेंट, ताजिकिस्तान से अपना विड्रॉल किया है इंडिया ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर वो ये होता है, एंड वी सीन दिस कि चाइना और दीगर कंट्रीज़ का वहाँ पर इंटरेस्ट था, एंड देन लीज ख़त्म होने के बाद इंडिया ने वो रिन्यू नहीं कर सके। तो क्या ये कोई बदला हो सकता है? जी, बदला अगर नहीं भी हो सकता तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये जो ड्रोन वाले इन्होंने काम किया ये अकेले से नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खदशात ये कि हिंदुस्तान एक दुनिया जहान में एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली स्टेट है, ये दहशतगर्द रियासत है, इसको भी दुनिया को सीरियसली लेना पड़ेगा। दुनिया पूरी डिसंगेज्ड है अफगानिस्तान से, दुनिया का कोई मुल्क इस तालिबान रजीम को नहीं मानता, बट ऑन दी अदर हैंड हिंदुस्तानी जो है वो उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां से डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, वहां से उनको पैसा पंप इन किया जा रहा है। ये भी तो देखने वाली बात है, क्या आया या सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के लिए है या ये खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी खतरा है? चाइनीज को टारगेट करना, चाइनीज को खतरा, चाइनीज से किसको है? ज़ाहिर है हिंदुस्तान के मफादात उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पर जो काम कर रहे थे उनको ताजिकिस्तान में टारगेट करना ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट को कतई नजर आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से पॉलिसीज बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की रही है, ये सिर्फ कभी की बात नहीं है। आप देखें ना, वो जाके अक्रॉस कॉन्टिनेंट उन्होंने जाके रॉ ने किस किस्म की हरकतें की है, कनाडा में कैसे किया है, अमेरिका में कैसे किया है, मिडल ईस्ट में कैसे किया है। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हिंदुस्तान की ये को ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं जो हिंदुस्तान की तालिबान रजीम के साथ दोस्ती बढ़ गई है, ये डेवलपमेंट्स कुछ अरसे से चल रही थी और हम इस बारे में दुनिया को बताते चले आ रहे थे, बट बात वही है कि दुनिया ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। वो हर चीज पाकिस्तान इंडिया बाबर साहब, दुनिया ने उसको इतना नॉन सीरियस लिया। मैं चाहूंगा इस पे आप 30 सेकंड्स कमेंट करें और 30 सेकंड जाहिर पर के पास जाऊंगा। दुनिया ने इतना नॉन सीरियस लिया कि अमेरिका में अब जो कल हुआ है वॉशिंगटन में, उसके पीछे भी अफगान नेशनल ही निकला है। जी बिल्कुल, अफगान नेशनल है। और अब जब आके अब ये काम कर रहे हैं कि आप उनकी ग्रीन कार्ड होल्डर्स की पॉलिसीज को आप रिव्यू कर रहे हैं, आप वहां पर वीजास को रिव्यू कर रहे हैं, तो पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था। दुनिया ने बिल्कुल नॉन सीरियस लिया है। दुनिया ने 9/11 से पहले भी इसको नॉन सीरियस लिया था, फिर जब सर पे आन पड़ी तो एक तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी से इसको सीरियस लेना चाहिए। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, अभी भी ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के ओवरऑल अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंटरेस्ट को दुनिया को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा खित्ता जहां पर दहशतगर्द आजादाना फिर रहे हैं, वहां पर उनको हर किस्म की सपोर्ट है, उस खित्ते में इतना इंटरेस्ट शो करना तो डायरेक्टली इट मींस कि आप भी उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज तालिबान रजीम का टोटल सर्वाइवल किस पे है? टेरर मनी पे है, ओपीएम की मनी पे है, इलीगल मनी पे है। तो इंडिया जो उनको पैसे दे रहा है, कभी डैम बनाने की मद में, कभी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किस चीज की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं? वो तो दुनिया के अमन को तावबाला करने के दर पे है अफगान तालिबान रजीम जो है। उनको जब हम सपोर्ट करते हैं तो बहुत सीरियस डेवलपमेंट। कमेंट ले लेते हैं के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच जायशा साहब। ये वाली बात जो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई और मुल्क डायलॉग की तरफ जाएगा, अमेरिका डायलॉग की तरफ नहीं जाता। आप अमेरिका पर अटैक करते हैं, अमेरिका कम्स बैक अटैक्स यू। सो क्या ये एक ओपन थ्रेट दे दिया गया है, उनको धमकी दी गई है कि वी कैन इन्वेड इन यूएसए? देखिए, एक चीज जो अब
जैसे ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम है, बेशक कोई भी नहीं चाहेगा और खासतौर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर टर्माइल हो, एनआरकी हो, आपस में आर्म ग्रुप लड़ें। लेकिन एक चीज जरूर वादे है कि दहशतगर्दों के ठिकाने, चाहे वो ISK है, चाहे वो PIT है, चाहे PTIM है, चाहे उसमें आप BLA को देख लें, वो तमाम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। आपके 8-9 ऐसे अफगानिस्तान के सूबे हैं जिसके अंदर उसकी प्रेजेंस मौजूद है। बेशक वो रिमोट एरियाज में निमरोज, पक्तिया, पख्तूका, होस्ट, इवन आप समझ लें कि कुनर और जो आपके बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान के साथ, वहाँ तक भी है, बदख्शान तक तकरीबन ये लोग एक्सपेंड किए हुए हैं। सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे, जैसे आपने देखा कि ताजिक बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट करने का मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न साइड पे भी इन दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी है। और ये एक नहीं है, 26 से लेकर तकरीबन अब तो मेरे ख्याल में 70-80 के करीब मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप बनते जा रहे हैं। करना ये है कि पाकिस्तान पहले ही चीज उठाता रहा है। रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। अपने रशियन डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव को देखा यूनाइटेड नेशंस काउंसिल के अंदर, उन्होंने ISK के 2-3 हज़ार से ज्यादा दहशतगर्दों का बाकायदा जिक्र किया, क्योंकि सनाउल्लाह गफारी की सरबराही में यहाँ बिल्कुल पूरे कमांडर मालूम है तो कौन कौन है। दूसरा, पाकिस्तान ने तमाम कोऑर्डिनेट अफगान हुकूमत को पहले ही बिल्कुल दिए हुए थे, लेकिन बात है कि वहां से नॉन सीरियसनेस की अब इंतहा, ये नॉन सीरियसनेस नहीं, इसके परपरेटर्स भी आपको उसी रिजीम से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जाहिद शाह शिराजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ हम एक मुख्तसर सा खबर ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल एक अहम दौरे का आगाज़ हुआ जिसके बारे में कल होने वाली डेवलपमेंट तो हमने आपके साथ शेयर की ही थी, लेकिन वो अब किस तरफ एंड हो रहा है, कैसे कंक्लूड होगा, इस हवाले से आपको बताने जा रहे हैं। बात करें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने दौरे बहरीन के दौरान पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुक़ के हवाले से एक दफ़ा फिर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ताल्लुक़ नहीं है, ये बरसों का भाईचारा है और अब इस रिश्ते को माशी ताकत में बदलने का वक्त आ गया है। तकरीब में बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहरीन की तरक्की का मजबूत हिस्सा करार दिया। उनका कहना था कि नस्लों ने मेहनत से एतमाद जीता है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने बताया कि एग्रीकल्चर हो, IT, मिनरल्स, एनर्जी, पाकिस्तान तैयार है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बहरीन के साथ चले और आगे बढ़े। बिल्कुल, और नौजवानों की बात भी की उन्होंने। ये कहा कि हमारी 60% आबादी नौजवान है और ये एक चैलेंज भी है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर से ये वाज़े किया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। जी हाँ। अच्छा, इसके साथ साथिया, हम एक तरफ तो ये देखते हैं कि बैरूनी दौरे होते हैं बहुत सारे, और दिस इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ दौरा, बहुत सारे MOUs पे दस्तखत हुआ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस हुई, लेकिन उसके साथ ही इसमें एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है। अभी कुछ दिनों पहले आई थी इसकी जो रिपोर्ट आई थी IMF की, और उसमें ये कहा था कि हमारा पाकिस्तान का मसला है वो करप्शन है, जो कि मुसलसल और नुकसानदेह है, निज़ाम को बिगाड़ती है, अशराफिया को हासिल खुसूसी मराद है। बट उस ट्रेड को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं और क्या उसमें कोई करप्शन हो रही है, और अगर हो रही है तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह ऑब्वियसली। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो डॉक्टर साहब, इस तरह के दौरे आपने ख़ुद भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, आपने देखे हैं, कवर किए होंगे, यू बीन पार्ट ऑफ सच ट्रिप्स एज वेल। ये कब तक फ्रूटफुल साबित होते हैं या कैसे फ्रूटफुल साबित होता है? और मैं इस तनाजुर में भी बोल रहा हूँ कि जी आप बहरीन चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, UK चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, MOUs पे दस्तखत होते हैं, वादे दावे होते हैं, वो ट्रांसलेट होने का जब वक्त आता है तो फिर मेरे सामने IMF की रिपोर्ट आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक तो ये बात है कि अच्छी बात है कि एक इकोनॉमिक टेल विंड है दुनिया के साथ। US के साथ टैरिफ 19% है, डिफेंस माहदे KSA के साथ बहरीन से बातचीत, चाइना CPEC 2। पर आप चलें चाइना CPEC 2 से ही देख लें, मतलब उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए। अब आप आगे ये देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ $2.2 बिलियन की तकरीबन फाइनेंसिंग की बात हुई थी, इसको भी साल डेढ़ हो गया, उसमें से आई थिंक $100 मिलियन शायद हम ट्रांसलेट कर पाए। लार्जली हमारी जो FDI है, जो हमारी पाकिस्तान में नेट FDI आती है, वो $1.25 अरब पे है। पिछले कई सालों से 10-15 साल से ये फिगर है जो कि चेंज नहीं हो रहा।
सो अगर ये सारे तनाजुल हैं तो व्हाट आर द रीजंस, जैसे बहुत अच्छा पूछा आपने कि यार फिर ये व्हाई डोंट दे टर्न इनटू रियल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। देखिए एक तो बात है कि जो फॉरेनर पाकिस्तान आया भी है ना, उसने क्या किया कि उसने पाकिस्तान की जो हाई कंजम्पशन सोसाइटी है उसमें ये ढूंढा है कि वो पेट्रोल पंप लगाकर कैसे पेट्रोल बेच सकता है, वो आपको किस तरह शेवर बेच सकता है। उसने कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट किया है रादर देन एनी वर्थवाइल एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट। फिर आपने पावर प्लांट्स लगाए किस में, डॉलरों में, ईंधन खरीदा डॉलरों में और बिजली बेची आप दोनों को रुपयों में। सो दैट in fact created a burden of foreign investment in Pakistan. So अगर ये तनाजुल क्विकली समझ लें और फिर बार बार मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क पे, जिसका क्या मतलब है, आप गो बैक 3.5 years, आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, IMF की एंगेजमेंट होती है, 24 बार IMF के दर पे गए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। उसका क्या मतलब है, आज अफरात ज़र कम है, बिल्कुल कम है, कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी आ गई है। साथ साथ आप ये देखिए कि बैरूनी खसारा संभल गया है, पाकिस्तान की जो टैक्सेस लगाए हैं आपने, हाई टैक्स बर्डन के साथ आपने एक अंदरूनी खसारा भी संभाल लिया है। ये ग्रोथ को रोक दिया है इसने, सो इंटरनल ग्रोथ भी रुक गई है। फिर आपकी एक ओवरऑल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है जिसमें आपको ये मौका मिला है। दिस इज टाइम एंड स्पेस, दिस इज नथिंग एल्स। एवरीवन इन पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड कि ये कहते जाना कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, चीजें ठीक हो गई हैं, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। माय वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि एक मैक्रो एनवायरनमेंट बन गई है, अब वो वक्त और स्पेस है कि जैसे फैसल ने पूछा कि यार फिर कैसे चीजें ठीक हो, आप अपना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ठीक कीजिए, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ठीक कीजिए, आप अपनी एनर्जी जो पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का जिसमें सब्सिडीज और सर्कुलर डेट खड़ा होता है उसको ठीक कीजिए। आप ये रियलाइज कीजिए कि पाकिस्तान में जब तक हम ये जो पूरी पैदावारी सलाहियत की गेम है इसको ठीक नहीं करेंगे और एक डेट लेडन कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी चलाएंगे, ये इसको ठीक कीजिए। खाकान साहब, एक लाइन है और जिसमें आप ये कहते हैं कि ठीक कीजिए और फिर हम ये कहते हैं कि ठीक नहीं हो रहा, तो ठीक कीजिए वाला एलिमेंट तो हमें हमेशा से पता है लेकिन वो हो नहीं रहा। हम जब ये बात करते हैं, चाहे वो SIFC हो, ये SIFC का क़याम भी इसलिए हुआ क्योंकि हमें ये पता था कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान में ट्रेड आया नहीं, आया है, बट हमने कॉन्फिडेंस को शैटर किया है ममालिक के, बिकॉज कभी हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दिया, कभी करप्शन हो गई, कभी मामलात काम जो है जल्दी नहीं होता था, वो बहुत स्लो पेस पर हो रहा था। ये मामलात हमें CPEC में भी नजर आए। सो बेसिकली उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई करप्शन हो रही होती है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हो रही होती है ना, वो आइडेंटिफाइड है बट इट्स नॉट गेटिंग वर्कड आउट। सो अगर ये मैं सब कहता हूँ कि ये कीजिए, ये करते जाइए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक कीजिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक तो ये रियलाइज कीजिए कि ये जिसे कहते हैं ना बैंडेडली ठीक करना कि खून बह रहा है मैं आप पे एक पट्टी बांध दूं। असल बात ये कि मुझे जाके वो वूंड खोलना पड़ेगा, उस वूंड में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कोई पस तो नहीं है, उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। हो ये रहा है कि अभी तक हम शायद समझते हैं कि हम फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट ठीक कर लेंगे, नहीं होगा। आपको जब तक पूरा पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं ठीक करेंगे ये ठीक नहीं होगा। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। एक ना ठीक होने की वजह जो आप कह रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना अदराक अथॉरिटीज को भी है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कि डीपर सर्जरी रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, ये ऐसे नहीं होगी कि आप कहीं आसान कारोबार कर लें जरूर, ये एक अच्छी चीज है। आपको वाकई जाके या तो सारा कुछ खत्म कर देना पड़ेगा और फिर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म उठाना पड़ेगा कि यार व्हाट इज नेसेसरी इन द कंट्री। बिकॉज आप बार बार जो हम काम करते हैं हम ऑन दी एजेस करते हैं, एक वजह। और दूसरी वजह विच इज यू नो मेरी जिसको कहते हैं ना माई पेट थ्योरी अबाउट डेवलपिंग वर्ल्ड, यू हैव टू पुट लोकल टैलेंट, लोकल टीम्स, लोकल सर्जन्स, लोकल डॉक्टर्स, एंड फॉर अ वाइल बिलीव कि कोई मल्टीलैटरल पाकिस्तान में आकर या कोई बाहर के इतने प्रोग्राम एनर्जी और FBR में चला के देख लिए हैं, इससे मसला हल होना नहीं है। आखिरी बात करूंगा कि व्हाट इज द ग्लोबल एक्सपीरियंस इन दिस। 21 इकोनॉमिस्ट फिलीपींस में थे, जनरल पार्क ने एक टीम साउथ कोरिया में बनाई थी, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। डेन चाओपिंग ने चाइना में आए एक टीम बनाई, साउथ कोरिया में एक उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड आई थिंक रिफॉर्म कमीशन बनाया था।
मनमोहन सिंह ने अपनी एक इकोनॉमिस्ट की टीम पुट टुगेदर की थी। ये इतना ही सिंपल है। पाकिस्तान भी 90 की दिहाई की तरह खड़ा हुआ है। 90 की दिहाई में जहां दुनिया थी, क्या लिबरलाइज, डीरेगुलेट, कंपेटिटिव मार्केट्स, पैदावारी सलाहियत। और यार ये 2 साल पाकिस्तान के लिए ना नादिर मौका है। पाकिस्तान ने 78 साल में जंग जीती हुई है, दुनिया से इकोनॉमिक टेलविंड्स चल रही हैं, पर अब भी अगर लोकल सर्जन्स को लाके लोकल सर्जरी नहीं करेंगे। ऑन SIFC आपने पूछा, लेट मी आंसर दैट। देखिए, आई थिंक विद SIFC द इंटेंट वाज ग्रेट, द इंटेंट इज स्टिल ग्रेट, इसमें कोई दो आरा नहीं है। देयर इज अ ग्रेट इंटेंट टू डू दिस। आई एम होपिंग कि ये सारी चीजों का अदराक भी उनको होगा कि दिस इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर कि लोकल लोग जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम FDI कैसे लाएंगे। आई थिंक वो अपना मैंडेट कैसे डिफाइन करते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल टीम कैसे लाते हैं। आई एम कन्विंस्ड ऑन दिस। अगर कोई भी पाकिस्तान में ये समझता है कि विद इन दी एग्जीक्यूटिव जनरलिस्ट फ्रेमवर्क इस चीज को हम रिवैम्प कर देंगे, हर चीज पे एक पर्चा लिख के 2 साल के फ्रेमवर्क में कर देंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे पूछेंगे मैं 2 साल का टाइम पीरियड क्यों देता हूं पाकिस्तान को। देखिए, इट्स बिकम ट्रूली इंपॉर्टेंट। हम आज अक्टूबर में खड़े हैं, फंड की एंगेजमेंट को 1 साल 2 माह होने को आ गए हैं। पाकिस्तान के पास फंड के 2 साल रह गए हैं अगर ये प्रोग्राम तकमील को भी जाता है। तो इसमें जब तक तब्दीली नहीं करेंगे इन 2 साल में, तो जब खड़े होंगे फंड की फिर हमारी डिपेंडेंसी भी इसी पे रहेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपसे बात करके हमें तो बड़ा इस्तेफादा हुआ। वेल, इसके साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे तो ज़रा अपनी सर्जरी करेंगे, कल रात हुआ क्या क्रिकेट में। कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट हमें सरप्राइज ना दे। तो हम बहुत ऑन सॉन्ग बड़े अच्छे चल रहे थे, अनबीटन चल रहे थे ट्राई सीरीज में। फिर कल एक मैच आया जो प्रैक्टिकली तो हमारे लिए डेड रबर था, श्रीलंका के लिए जरूरी था जीतना, तो फिर भी मेड श्योर के श्रीलंका जीत जाए। वेल, ये थोड़ा सा कहना हार्श होगा कि हमारे पलड़े में ये बात हमेशा से जाती है कि ये क्रेडिट हम कभी नहीं छोड़ते कि कोई टीम अगर आउट हो रही है हम उसे वापस लेकर आएंगे। तो आई थिंक हम ये चाहते हैं, ये सिंपैथी हमेशा हमारी रहती है। फॉर्म ले आए एग्जैक्टली। तो सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं और फैसल शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी श्रीलंका ने जीत जाना, पाकिस्तान ने हार जाना है। क्या आप भी कर रहे थे? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि पहले इब्तिदा से उनके जहन में ये था कि आज के मैच की कोई अहमियत नहीं है, और हमें अगर हम हार भी चाहे तो हम भी चाहे तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम ऑलरेडी फाइनल में, और फाइनल हमें खेलना है सैटरडे को। तो ये चीज़ जब आप जहन में लेके ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले 50% रह जाती है। सेकेंडली ये कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं कल थोड़े ज़्यादा रिलैक्स नज़र आए। इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए कभी भी, आप चाहे छोटा मैच खेलना हो या बड़ा हो, या उसका अहमियत ना हो या उसकी अहमियत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जिस तरह बाबर आजम आउट हुए उसमें मैं कहूँगा कि वो रिलैक्स थे। फिर उससे पहले ओपनर्स जो हैं उसमें साइम अयूब ने तो स्कोर किया, लेकिन साहब फरहान जो थे भाई आपको इंटरप्ट करूंगी, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। ये कौन सी रिलैक्सेशन होती है जिसपे आपने डक देनी होती है? देखें, ये कौन सी रिलैक्सेशन होती है जिसपे आपने हार जाना होता है? रिलैक्स ये होता है कि आप उतने प्रेशर से गेम नहीं खेलते, लेकिन आप जब प्रेशरलेस गेम खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज्यादा। देखिए, जब आप आउट ऑफ द वे जाकर रिलैक्स होते हैं, जब आप बिल्कुल आपका पेशेंस खत्म हो जाता है। देखिए, हम क्रिकेट में जो रिलैक्स हम मुराद लेते हैं वो ये है कि आप आउट ऑफ पेशेंस चले जाते हैं, यानी आपके अंदर जो एक तड़प होती है रन्स बनाने की या कुछ करने की, आप उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आज का ये मसला नहीं है, इसलिए हम काफी सालों से ये देख रहे हैं कि जब उन्हें नजर आता है कि ये मैच इतना जरूरी नहीं है तो वो हार जाते हैं, और जो मैच हमें ऐसा लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे वो हम जीत जाते हैं। सर, इसमें मैं सादिया ने बाबर की बात की, मैं सारे प्लेयर्स की बात करूँ ना, सलमान अली आगा तो वन ऑफ चले हैं ना, उन्होंने चले। अच्छी बात ये हो गई कि हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो गया, ये भी अच्छी चीज हो गई। लेकिन मैं इस माइंडसेट का क्या करूं? एक लड़का आके हसरंगा को छक्का मारता है, अभी छक्का आ गया ओवर की पहली गेंद पे। अब क्रिकेटिंग सेंस में क्या होना चाहिए कि भाई शुरू के 6 रन आ गए, आपको 10 रन पर ओवर चाहिए, 6 रन आ गए, आगे आप एक सिंगल करके 10-11 रन तो वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो मुश्किल बनाएंगे अपने लिए। उस्मान खान कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, गुड। अब श्रीलंका के खिलाफ भी अपना टैलेंट दिखाया ना, लेकिन नहीं, आखिर में वो सर पे बल्ला मारते हुए जा रहे थे। क्या फायदा ऐसे मौके का जो लाई के बाद आपको याद है सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैसल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस्मान खान जो है उनके पास कल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप उस मैच को विनिंग मैच बनाते, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते।
लेकिन उस्मान खान जो है ना, माफ कीजिएगा, उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है कि जो बड़े मैचों में खेल सकें। हम जबरदस्ती उनको इंजेक्ट तो कर रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि आप जबरदस्ती किसी को खिलाकर आप एक तरफ उसको भी खराब कर रहे हैं, और दूसरी जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो तैयार बैठे हुए हैं, खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी ये आखिरी सीरीज है, या इसके बाद हो सकता है एक और सीरीज हो जाए, अभी वो 100% श्योर नहीं है। आप रिजवान के बगैर T20 वर्ल्ड कप में कैसे जा सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप उस्मान खान क्या वसीम बारी को भी खिला लें, लेकिन रिजवान आपका सबसे मौजू प्लेयर है, बिल्कुल सूटेबल प्लेयर है, लेकिन आप उसको नहीं खिला रहे। बात ये ना, कैलिबर किसका है? क्या आपके कप्तान का कैलिबर है? आई मीन 60 अच्छे रन उसने कल बनाए, लेकिन वो आउट कैसे हुआ? और हम अभी तक यही सवाल कर रहे हैं कि भाई वो T20 का कप्तान है। देखिए, यही सवाल सब करते हैं कि सलमान अली आज जो है प्रोडक्ट नहीं है T20 की, आप उनको जबरदस्ती इंडेक्ट किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है मुझे समझ में नहीं आता, आपको, मुझको और हजारों लोगों को नजर आ रही है, लेकिन सेलेक्टर्स को नजर नहीं आती, कोच को नजर नहीं आती। और ढटाई के साथ आके कोच कहते हैं नहीं जी इससे कोई मसला नहीं है, प्लेयर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, फिट हैं। मतलब जो चीजें दुनिया को नजर आ रही है, इनको नजर नहीं आ रही हैं। अब ये टीम अगर T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और श्रीलंका अपनी सरफेस पे बहुत अच्छी टीम है, ये मैं आपको बता दूं। नो डाउट अबाउट इट। और हमने श्रीलंका को पावर भी दे दी है फाइनल में अच्छा खेलने के लिए, उनको मैच जीत के मौका देके। बहुत शुक्रिया है, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ओके, कंटिन्यूइंग विद स्पोर्ट्स, और मुझे बार बार जो एक स्पीच याद आती है जो कि एक प्लेयर ने खड़े होके ऐसे वक्त में दी थी जिस वक्त पाकिस्तान पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे। उस टेनिस कोर्ट पे खड़े होके पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ पीस। एहसान उल-हक मेरे लिए उस दिन से ही लेजेंड बन गए थे। इसके बाद जीतना हारना वो एक अलग चीज़ होती है। तो एहसान उल-हक मुल्क के द लेजेंड टेनिस प्लेयर। अच्छा, ये है कि उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से बाज़ाब्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान जो है वो ATP चैलेंजेस की मेज़बानी कर रहा है। और ये एक ख्वाब था जिसे एहसान ने बतौर खिलाड़ी भी देखा, बतौर सदर फिर उन्होंने हकीकत बनते देखा। एक अहद का इख्तिताम, हम नहीं कहेंगे इख्तिताम हुआ है, बिकॉज एहसान की जो लेगेसी है वो कंटिन्यूड रहेगी, और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने अचीव किया है अब वो अपने कमिंग जनरेशंस में भी उसको करें। हु कैन बी मोर वेलकम टुडे, जब ये बात फैसल कर रहे हैं एहसान उल हक, स्टार टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, लेजेंड टेनिस प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। एहसान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द टेनिस दैट यू हैव गिवन टू द नेशन। एक तो मुबारकबाद कि ATP में सेमीफाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, एंड आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू बी सैड फॉर योर रिटायरमेंट और नॉट। First of all, Ji, thank you so much for having me on the show, and for obviously supporting me throughout my career, on the court भी, off the court भी. I can't thank media enough, जिन्होंने पिछले 27 years से मुझे cover किया है, and have shared my achievements on the court, off the court with Pakistani public. And जो एक ख्वाब था और जो कोई dream थी to be recognized as a tennis player, वो आप लोगों की support के बगैर मैं ना कर पाता। And बस ही sometimes वही बात है कि all the good things have to end at some point, and for me it's a beginning of a new era, and एक responsibility है as a player। तो मैं पूरी कोशिश की है 27 years अपने career को, अपनी life को basically career के लिए sacrifice किया है, but now it's time to sacrifice my career for Pakistan and for the young tennis player जो आगे आने वाले हैं। I've just felt like it's the right time for me to put my rackets down from international tennis, so that I can spend more time at home, और जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने करियर के अंदर वो इन बच्चों को मेंटरशिप करूं। एंड अच्छी चीज़ एक्चुअली यही है, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग टेनिस, हमें उस वक्त और कोई टेनिस स्टार अराउंड नज़र नहीं आ रहा था। हमें अच्छा ये लगता है कि कोई एक इतने बड़े मकाम पर जाकर ये सोचे कि मैंने और टेनिस प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं, मैंने मौका देना है। एक तो ATP को लेकर सेमीफाइनल पाकिस्तान में आने के लिए आपकी क्या सोच है, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त, एंड फ्यूचर क्या देखते हैं टेनिस के लिए? I feel so proud to be honest, क्योंकि पिछले 27 years से I've been the only Pakistani playing on the ATP circuit, और जिसकी ATP rankings थी। ये चैलेंजर टूर्नामेंट कराना भी बहुत ड्रीम कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसा ATP टूर्नामेंट कराऊं ताकि हमारे जो लड़के हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, एंड वो भी ATP रैंकिंग्स में आ सकें। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में, पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, हमारी पहली डबल्स टीम जो है, मैं और मुज़म्मिल मुर्तज़ा जो हैं, वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। मैंने कभी ATP सर्किट पे पाकिस्तानी के साथ खेला ही नहीं मैं कभी, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आई हैव बीन एबल टू बेसिकली
in a way emphasized on ATP के यहाँ पे tournament कराएं. ATP is almost like having an ICC event of cricket for the first time in Pakistan. And बहुत बड़ी चीज़ हो रही है. I think it's going to open a lot of doors for the youngsters in Pakistan. और I always try to be a door opener. And I think this tournament की तफस्सुल से काफ़ी motivation, inspiration मिलेगी youngsters को. And inshallah we'll see more players getting laurels for Pakistan on the tennis circuit inshallah. ऐसा as a player आपने बहुत सारे challenges भी देखे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किसी प्लेयर के लिए तब होता है जब वो टैलेंटेड हो लेकिन उसको बैक ना हो, सपोर्ट ना हो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो. उसके बावजूद भी नॉट ओनली इन टेनिस, हम देखें अदर देन क्रिकेट इतने सारे हमारे लेजेंड्स और स्पोर्टिंग स्टार्स बने हैं. नाउ जब आप बने हैं सदर, उसके बाद से वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ठीक की, वो कौन सी चीज़ें जो आप मज़ीद ठीक करना चाहते हैं सो दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग और ये और मजबूत हो, प्लेयर्स और निकल के आए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जिस से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की वो बहुत ज़रूरी है. एंड जब से मैं बना हूँ प्रेसिडेंट 1.5 साल हो गया मुझे. द फर्स्ट थिंग वाज टू अपग्रेड द नेशनल टेनिस सेंटर. We didn't have gym here, we didn't have locker room showers here, we didn't have a restaurant or a cafe और boarding lodging के लिए कमरे भी सही नहीं थे. तो I did my level best उसको जितना बेहतर कर सकता हूँ वो करूँ. और उसकी बेसिस की वजह से ही हमें ये ATP टूर्नामेंट मिला है क्योंकि पास में हमारा कोई टेनिस सेंटर इतना अच्छा था ही नहीं जो ATP टूर्नामेंट को फैसिलिटेट कर सके. एंड हमने देखा क्रिकेट के लिए भी जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वी थॉट कि हमारे क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं. बट ICC ने कहा नहीं भाई आपने इनको अपग्रेड करना है. एंड दैट्स द ओनली वे वी गोना बी एबल टू होल्ड द ICC क्रिकेट चैंपियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी हमारे. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. इट्स नॉट इजी टू सेंड ईच एंड एवरी प्लेयर अब्रॉड टू प्ले टूर्नामेंट्स और वो करें. बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि टूर्नामेंट्स को यहाँ पे लेके आया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में कराएं ताकि हमारे बच्चों पे, पेरेंट्स पे कम लोड पड़े. कैसे निकले? मुझे पता है टेनिस क्रिकेट से ज़्यादा महंगा गेम है, उतने कोर्ट्स भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक बच्चा जो चाहता है मैं टेनिस खेलूं, उसके स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, वो क्या करे? हमारे पास कोर्ट्स नहीं है. सो व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, यहाँ पे नेशनल टेनिस सेंटर है, हमारे नेशनल प्लेयर्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट खेलते हैं फ्रॉम 9 in the morning, 8 in the morning till 5. We provide them balls, we provide them courts, we provide them coaches also. और यहाँ पे आके वो खेल सकते हैं. एंड उसके अलावा हमारे दूसरे लेसन्स वगैरह भी हैं, मिनिमल चार्जेस लेते हैं हम. एंड अभी पैडल टेनिस जो है ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में काफ़ी बूम कर रही है. आई एम प्लानिंग ऑन इंशाल्लाह अगले साल नेशन वाइड प्रोग्राम करने के लिए कि पैडल कोर्ट्स के ऊपर ही मिनी टेनिस खिलाई जाए अंडर 10 के बच्चों के लिए, अंडर 8 के बच्चों के लिए. एंड वी हैव द कोर्ट्स नाउ पैडल की शक्ल में. बट मेरे ख्याल से 1 तीर से 2 शिकार किए जा सकते हैं कि यहाँ पर मिनी टेनिस भी खेलें, बच्चों को खिलाएं उसके अंदर, इससे सेफर एनवायरनमेंट, और पैडल भी खेलें. नॉर्मली पैडल शाम को होती है 5, 6, 7 बजे के बाद. इफ़ यू सी तो उससे पहले आप स्कूल के जो बच्चे हैं जो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, उनको आप मिनी टेनिस खिला सकते हैं उन कोर्ट्स के ऊपर. उस तरह यू गेट अ बिग पूल ऑफ टेनिस भी एंड पैडल भी. और जब वो 12-13 साल के होते हैं यू कैन ब्रिंग देम ऑन द प्रॉपर टेनिस कोर्ट्स और फिर वहाँ से अपने टैलेंट को हंट करें और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें. अभी हमारे 2 लड़के अंडर 12 के माशाल्लाह से दे क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान टेनिस हिस्ट्री फॉर ऑरेंज बॉल, और वो अमेरिका उनको भेज रहा हूँ मैं. एंड आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट टू सपोर्ट ऑल द टैलेंटेड प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इंशाल्लाह. So proud of you, Assam. We are so proud. बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी रिटायरमेंट. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much. Very kind of you. Thank you so much for your future endeavors as well, जनाब. के साथ अब हम एक ब्रेक लेते हैं, उस पार हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज है आपके साथ शेयर करने के लिए. स्टे विद अस. वेलकम बैक. दुनिया बोल है में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद. उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा. सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक मामला बड़ा गर्म है, और वो ये कि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रोका जा रहा है, उनका वर्क वीज़ा, उनका स्टूडेंट वीज़ा चेक किया जा रहा है और फिर उनको ऑफलोड भी किया जा रहा है. मुसाफिर हैरान भी हैं, परेशान भी हैं. कुछ ये कह रहे हैं कि उनके पैसे ज़ाया हो गए, और एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा उनके लिए तकलीफदेह हो रहा है वो ये कि उनके जो पासपोर्ट है उनके वीज़ा के ऊपर स्टैंप लग जाता है कि उनको ऑफलोड किया गया है, जो कि आने वाले वक्तों में उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा जब वो दोबारा ट्रैवल करना चाहते हैं. जी हाँ. अब FIA पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं. FIA का इस पर मौक़िफ़ भी आया है कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा. FIA लाहौर जोन के डायरेक्टर अली ज़िया, उनका भी एक वीडियो पैगाम सामने आया है. इसमें उनका कहना है कि जिसके कागजात मुकम्मल हो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके रिप्लाई में जो कुछ बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
उसने तशवीश का इजहार किया है। अभी सारा मामला है क्या? डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अली साहब, ये है मामला क्या, ज़रा ये बताइए। हमें FIA की तरफ से तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ सामने आ रही है कि जो डंकी लगा के लोग जाते हैं और ह्यूमन स्मगलिंग, ये वाली चीज़ को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, बट इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं। प्लीज़ टॉक अस थ्रू, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं अब तक? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम एज वेल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में पैनिक को ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसमें बिजनेस वीज़ाज़ होते हैं, विजिट वीज़ाज़ होते हैं, स्टडी वीज़ाज़ हैं, वर्क परमिट्स हैं, उस पे लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं। टू स्टार्ट एंड टू एक करने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह की कैंपेन सोशल मीडिया पे की जा रही है, एक्चुअली उस तरह से हालात नहीं है और उसका कुछ थोड़ा सा हकायक उससे बरक्स है। पहली बात तो ये कि वो तमाम लोग जिनके पास अपना वैलिड वीज़ा है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वैलिड रीजंस के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको यहाँ से किसी तरह की भी डिनाइल नहीं दी जाती, उनको बाहर जाने से रोका नहीं जाता। इसके बरक्स चंद ऐसे केसेस हैं जिस तरह के मैंने पहले भी आपने बताया कि हमने एक सोशल मीडिया पैगाम भी दिया अपना, कि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को ल्योर किया जाता है इन जो खास तरह के एजेंट्स हैं उनके जरिए कि वो उन लोगों को मुख्तलिफ नौकरियों के लिए यूरोप या ऐसे चंद ममालिक में ले जाएंगे। उसके लिए उनको फाइनल डेस्टिनेशन स्टार्ट में नहीं बताई जाती, उनको मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स पे ले जाया जाता है। उसके लिए डिफरेंट तरीके अप्लाई किए जाते हैं जिसको टाइम टू टाइम हमारे रिस्क असेसमेंट यूनिट्स जो हैं वो एवेलुएट करते हैं और उसके लिहाज से हम उनको रोकते हैं एंड देन दे ऑलवेज कम अप विद समथिंग न्यू। आपने बात की स्टडी वीजा की, मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऑन ग्राउंड उस तरह यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है, पेपर वर्क के तौर पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, वहां से स्टडी वीजा प्रोक्योर किए गए और यहाँ से वो तमाम लोग जो 4-5 साल से अपनी तालीम छोड़ चुके थे उनको वहां ले जाया गया ताकि उनका लिंक बना के उनको यूरोप ले जाया जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपोर्ट होकर वापस आ गए और उन ममालिक ने उनको वहां अपने मुल्क में उनका वैलिड वीजा होने के बावजूद उनको एयरपोर्ट से अपने मुल्क में एक्सेस नहीं थी, वापस भेज दिया। और ये बात कंप्लेंट मैं कर रहा हूँ आपसे, ये क्रेडिबल फिगर्स के ऊपर कर रहा हूँ। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स मूव ऑन। आपकी बात समझ आई। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम ये किसी पेपर वर्क के तहत करें, लेट्स से कि ये लोग जो वहाँ हैं ये इससे पहले आ चुके हैं और ये किसी भी किस्म के फ्रॉड में मुलव्विस पाए गए हैं एंड दैट इज़ वाई उनको ऑफलोड किया गया। और ऑल्सो इसमें क्या वन टाइम गोअर्स भी हैं, तो उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किस तरह से काम हो रहा है? जी, इसमें इस तरह से है कि हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है, वो प्रॉपर एक रिस्क एवेल्युएशन करता है जो कि हमारे जो लोग बाहर से ऑफलोड होकर आए होते हैं या जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है हमारा, वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस रजिस्टर करता है उन लोगों के जिनको ये सब ख्वाब दिखाया गया, फाइनली तकमील नहीं की गई और वो हमारे पास आते हैं, उसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसकी बेस पे असेसमेंट बनाई जाती है, उसकी बेस पे सारे एक्शंस किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जो अपने तमाम तरह वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं उनको कतई नहीं रोका जाता। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं उसमें जिस तरह इससे पिछले मार्च सिर्फ और सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से तकरीबन 30,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि जॉब्स के लिए बैरून मुल्क गए और किसी ने उनको नहीं रोका, वो यहाँ से गए और वहां पे अपने उन्होंने जॉब्स कर रहे हैं। सही है। जो ओवरसीज प्रमोटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जो कि एक सर्टिफाइड जॉब्स लाते हैं और जो यहाँ हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड हैं और लाइसेंस्ड हैं, वो एक ऑथेंटिक जॉब्स लाते हैं, उनके लोगों की स्टैंप्स होती है, वो लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं। इसके साथ साथ बाज लोग खुद अपनी जॉब्स सिक्योर करते हैं, वो भी बाहर जाना उनको परमिट किया जाता है। बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरोगेशन चंद ऐसे एरिया सामने आ जाते हैं या ऐसे ब्लैक लिस्टेड जो है हमारे पास ट्रैवल एजेंट सो कॉल्ड आ जाते हैं और उनकी बेस पे फिर इन लोगों को तदारक किया जाता है, लेकिन उसमें भी उनकी या तो डॉक्यूमेंटेशन कम होती है या ऐसे वैलिड रीजंस जो रिकॉर्ड होते हैं जिसकी बेस पे ना सिर्फ उनको गाइड भी किया जाता है बल्कि लोगों को बचाया जाता है ताकि वो इस तरह के ट्रैप में ल्योरिंग हो। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताता चलूंगा कि FIA अब इस तरफ भी मूव कर रहा है कि जो वेबसाइट्स जो इस किस्म के फेक मैसेज फैला रही है, जहां हकीकत होगी उसका सदेबाब हम करेंगे, क्योंकि एक दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलती को जो है बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। उसके लिए फॉरम है, हम भी अपीलेट फॉरम है, लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं उसके लिए जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी राब्ता कर लिया गया है और उन वेबसाइट्स से भी तदारक किया जा रहा है कि वो इस किस्म की फेक न्यूज क्यों बना रहे हैं। आप चंद फोटोज देखेंगे जिसमें कुछ फेक इमेजेस को मुख्तलिफ तरीके से पोर्ट्रे करके एक अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई इस तरह के वाकयात बिल्कुल ठीक है अली साहब। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें, एक हमने अभी तक सिर्फ एक ही मामले पे बात की है एंड दैट इज़ द वर्क वीज़ा एंड ऑल। अच्छा, इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें कुछ UAE की कंप्लेंट्स पहले आ चुकी हैं, सऊदीया की कंप्लेंट्स पहले आ चुकी हैं कि भाई ये आते हैं
और भीख मांगने वाले। हम इसमें ब्रेकिंग हम कर चुके हैं इस पे बहुत सारी। अच्छा, फिर इकामा, जाली लाइसेंस, जाली ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारे मामलात। एक तो ये, तो क्या इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या चीज़ हो रही है? एक तो ये, दूसरी ये कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होते हैं, वहाँ जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना या वहाँ के एटिकेट्स को फॉलो ना करना। पाकिस्तान में तो आपको पता है आज़ादी है, आप कहीं भी कुछ भी कर लें, लेकिन वहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तक ये खबर पहुँची कि कोई प्रोटेक्टर लिया जाए या कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट ली जाए। क्या इस पे थोड़ा सा बताइए, ये कोई नई चीज़ सामने आई है और ये करना ज़रूरी है, ये किस तरह होता है? सर, सबसे पहले तो इफ वी हैव सर्टेन टाइम तो मैं बताना चाहूंगा। आपने खुद एक पॉइंट आउट किया, टॉपिक इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ डिटेल। आपने खुद एक बात की कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे हमें 24 से 48 घंटे में वीजा मिल जाया करता था। अब उन्होंने हमारे वीजा पे बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हमारी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है ग्रीन पासपोर्ट की, वो एट स्टेक आती जाती है। और इसमें आप ये देखें कि वो ममालिक जो हैं ऐसे लोगों को डिपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं कि एक आदमी अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए जाता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत सेक्रेट चीज है। जस्ट उसकी नीयत बनाना ही इतना एक नेक अमल है, तो उसको एक फ्रॉड की वजह से सोचना, तो आप सोच सकते हैं कि क्या चीज होगी। वो उम्रे के लिए जाता है, ट्रांजिट में अपनी वालदा को वो सऊदी अरब भेज देता है, खुद उस मुल्क से बाहर निकलता है और वहां के हुकाम उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसको ऑफलोड करके यहाँ भेज देते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग स्टडी वीजा के नाम पे मुख्तलिफ मुल्कों के वीजा लगाए गए, उनको वापस भेजा गया। सो आई गेट बैक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि ये चीजें हमारे लिए से शर्मिंदगी बनती हैं, ओवरऑल हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे असरअंदाज होती हैं और वो लोग जो जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा करती हैं। हमारे कुछ स्टेप्स ने डेफिनेटली हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर को बढ़ाया, जो कि अब अपग्रेड हुआ है। अब आपने बात की क्या होना चाहिए और क्या इसमें नई चीजें हैं। पहली बात तो कुछ भी नया नहीं है। बेसिकली होता इस तरह से है कि अगर जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जॉब वहां पे सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो खुद भी वेरीफाई करें, क्योंकि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ये उनको ख्वाब दिखाते हैं, वहां ले जाते हैं, वहां पे उनको तनहा छोड़ देते हैं और बेचारे अपने माँ बाप से पैसा मंगा रहे होते हैं। काफी केसेस में ये उनके पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं और उनके माँ बाप से पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। बिलीव मी व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं तो आपसे किसी बुक से पढ़ के कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये वो तमाम केसेस हैं जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। सो आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, पहली बात तो आप जो ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड प्रमोटर्स हैं उनके जरिए जॉब अप्लाई करें। खुद भी अगर आप जॉब लेके आ रहे हैं तो इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, आप उसको सर्च कीजिए, आप देखिए कि क्या वो जॉब, वो फैक्ट्री, वो फर्म एग्जिस्ट करती है। फिर अपने पैसे इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हम मौजूद हैं, आप हमसे अब लोग राब्ता करते हैं, हम उनको चीजें वेरीफाई करके देते हैं। हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैची हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो हमें इसमें हेल्प करते हैं, हमारा उनसे एक लियाज़न होता है। सो देयर इज अ होल प्रोसेस, लेकिन ये आपको इस तरह से लाते हैं कई बार ये लोग जी। अच्छा, मुख्तसर ये सवाल है मेरा, वो ये कि बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से लेबर में जाते हैं माफ़ कीजिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी होती नहीं, उनको पता ही नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी है या नहीं है। तो बजाय इसके कि उसके पासपोर्ट पे ये ऑफलोड होने का ठप्पा लगे, क्या वो FIA के पास या और किसी इदारे के पास जा सकता है सर्टिफाई करने के लिए प्री टाइम कि क्या मैं सही बंदे के पास गया हूँ, एजेंट के पास गया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सही था, मेरे पास सारी चीज़ें मुकम्मल हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इसका जिक्र किया कि जो लोग स्किल लेबर हमारी बाहर जाती है, वो हमारा बड़ा चंक है जो समझे हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसकी रेमिटेंस हमारे पास मुल्क में आते हैं। वी डेस्परेटली नीड दैट। उन लोगों के लिए मैंने जैसा कहा कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, वो लोग इसके लिए एक राइटफुल वो एक सर्टिफाइड जॉब्स लाते हैं। इसके अलावा अगर वो इस चीज को वेरीफाई करना चाहें तो हमारे FIA के ऑफिसर्स जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, या जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनके साथ वो राब्ता करें, उसके साथ इन चीजों को वेरीफाई करवाएं। और अगर उन्हें कहीं शक पहुंचता है तो जैसा मैंने रिपीटेडली कहा कि हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे वेब पेजेस हैं, हमारे ऑफिस है फिजिकल, वहां से राब्ता किया जा सकता है। सो हम उनको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि ऑफलोडिंग की स्टैंप लगने का, सो इसमें मैं एक चीज ये जरूर वजाहत करना चाहूंगा कि ये भी एक चीज बहुत ज्यादा पोर्ट्रे की जाती है। ये हमारी जो परसेंटेज है, ये बिलीव मी इट्स 1% जिसमें ये केसेस आते हैं। मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको कोई इशू नहीं है। आप देखें रूटीन ट्रैफिक चल रही है। इस सारी कैंपेन से उन लोगों में भी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि एज इफ जो लोग रिपीटेड ट्रेवल्स हैं, एट टाइम हमारी फैमिली के अंदर वो लोग हमें पूछना शुरू कर देते हैं कि जी हम आज से महीना पहले
नो एक्स कंट्री से आए थे, वापस जा रहे हैं, क्या हमें रोक लिया जाएगा? सो ये पैनिक इसलिए भी क्रिएट किया जा रहा है कि FIA के नाम पे ये लोग मनी मिंट कर सके और लोगों को सर्टिफिकेशन, हमारे पास वो भी सबूत आए, हमने लोग पकड़े हैं जो भी इन्हें कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपको थ्रू करवा देंगे। जी ऑफ कोर्स। अब उसमें ये होता है, हमने बंदे अरेस्ट किए हैं, अब उसमें ये होता है कि अगर वो बंदा बाय एनी स्ट्रोक ऑफ लक अपने मेरिट्स पे यहाँ से अब्रॉड फ्लाई कर जाता है तो फिर वो पैसे उसके हो जाते हैं, और अगर नहीं कर पाता तो उसको कहते हैं हम पैसे वापस कर देंगे आपको। सिर्फ आवाम की आगाही के लिए सिर्फ वो एक आखिरी बात रह गई कि ये प्रोटेक्टर या कोई किसी, ये भी सुनने में आया कि किसी सरकारी अफसर से बयान हल्फी लेके जाएं, ये जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है इस पे अगर थोड़ी रहनुमाई कर दें, देन विल क्लोज द थिंग। सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी सरकारी ऑफिसर से कोई ऐसी चीज देने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्टरेट जो है उसकी आप प्रॉपर एक वर्क वीजा पे अपना स्टैंप लगवाएं, आपका वीजा प्रॉपर हो, आप जिस स्किल लेवल के लिए जा रहे हैं उस स्किल लेवल के स्किल आपके पास हो, आप उसको जानते हो, आपका पेपर वर्क पूरा हो, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, होटल बुकिंग या किसी रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं वो क्लियर हो, इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका हो कि अगर आप सैर करने जा रहे हैं तो उतने पैसे आप शो कर सकें, इतनी आपके पास एक आगे नॉलेज हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, जो कि बड़ा बेसिक नॉलेज है, जो इररिस्पेक्टिव कि आपने इमिग्रेशन को देना चाहते हैं कि नहीं, आपको खुद होना चाहिए। आप मैं अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे होटल में ठहर रहे हैं, किसी अपनी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? I think it's more about transparency beyond being honest. बहुत शुक्रिया अली साहब, it was wonderful to have you on the show, और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने एड्रेस भी कर दिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। मुल्क को अगले बरस की मौसम की अगर बात करें, ये वैसे बता चुके हैं पहले भी, वज़ीर आज़म भी इस पर बात कर चुके हैं, शदीद मानसून का सामना करना पड़ सकता है और इस बार तो शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा होने की पेशगोई की जा रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह खबरदार कर दिया है कि 2026 के मानसून में बारिशें 22 से 26% तक ज़्यादा होने का इम्कान है, जो पहले ही बिगड़ते हुए मौसमी रुझानात और तेज़ होती माहौलियाती तब्दीली का वाज़ेह इशारा है। सर NDMA ने वार्निंग सिस्टम की अहमियत पर जोर देते हुए ये बताया है कि सूबों को 6 से 8 माह पहले ही अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं और इसके लिए उन्हें अकॉर्डिंगली इकदाम भी करने होंगे। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि फ्लड्स आर द न्यू नॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को इसको एड्रेस करना होगा और ये मान लेना चाहिए कि हमारे लिए ये एक मुश्किल बन सकता है। फ़ाइज़ा गौस हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं NDMA से। फ़ाइज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फ़ाइज़ा, हम बार बार, मैं और फैसल इससे पहले भी जब लास्ट मॉनसून में बारिशें हुई हैं, हमने ये बार बार कहा है कि देखिए फ्लड पाकिस्तान का नया नॉर्म है, हमने मान लिया है। अब हम करने क्या जा रहे हैं? आवाम को ख़तरात से बचाने के लिए रिहेबिलिटेशन के कॉज से पहले ही कोई काम तो शुरू कर देना हम, ताकि वो उसकी वजह से उनको मसला ना हो, फ्लड्स की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। NDMA की जो अर्ली वार्निंग टीम है उसका मकसद 6 से 8 मंथ जो होते हैं उससे पहले की एडवाइजरी या गाइडलाइन देना यही होता है कि आने वाले मानसून के लिए जो है हम ऑलरेडी प्रिपेयर हों। NEOC की जो टेक टाइम है वो ज़्यादातर एडवांस डेटा, सैटेलाइट डेटा सेट और हिस्टोरिकल जो ट्रेंड है उनकी बेसिस पे एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटलुक हम निकालते हैं कमिंग ईयर की, जिस तरह हमने 2026 की निकाली। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो मानसून है वो 25 से 26% ज़ायद मतलब हो सकता है, और जो 2025 में नुकसान हुआ उससे भी शायद हम कुछ इलाकों में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम एनुअली एक रिपोर्ट निकालते हैं उसको फिर हम सीजनल भी अपडेट करते हैं ताकि उसमें अनसर्टेनिटी जो है कम हो और हम ज़्यादा जो हमारी लाइन डिपार्टमेंट है, इंतज़ामिया है, उनको टाइमली आगाह करें थ्रू आवर एडवाइजरीज, अलर्ट एंड गाइडलाइंस। अच्छा फ़ायज़ा साहिबा, जब हमें साल पहले ये चीज़ पता चल गई है कि 25-26% ज़्यादा मानसून और उसके बाद पहले से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ना ये कितना हेल्पफुल है कि हमें साल पहले पता चल जाए और जो डिस्ट्रक्शन 2025 में हुई है हम उसकी रिस्क रिडक्शन पे आए। ऑब्वियसली हम मानसून होने से रोक नहीं सकते, ना ही रोकना चाहिए, बट रिस्क रिडक्शन इससे कितनी हेल्प हो जाएगी? जी बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है वो एक नया नॉर्मल है। हर इंसान को, हर कम्युनिटी को अब क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है खुद को अडॉप्ट करना है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है एक तरह से एक हेल्पफुल टूल है जो एक कम्युनिटी को अवेयर करता है कि अब आने वाला जो फ्यूचर होगा हर साल, जिस तरह हमारा साउथ एशिया है या पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पे क्लाइमेट एनोमलीज हर साल
फ्रीक्वेंसी है या नोयत है उनमें इजाफा होगा, तो हमें हर साल पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस वजह से हमारा मकसद जो रिपोर्ट्स का होता है प्री मानसून या जो एनुअल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका यही होता है कि हम डिफरेंट तरह की सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाएं, हम जो सूबाई लेवल हैं उनके गैप्स देखें कि क्या क्या जो वल्नरेबल एरियाज इस साल रहे हैं, तो क्या आने वाले अगले साल में क्या दोबारा से वही एरियाज दोबारा वल्नरेबल हो सकते हैं। तो उन एरिया को हम एज अ मॉडल लें और वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो प्लानिंग है वो प्रॉपर लें, ताकि हमारा बचाव जो है वो कम से कम हो एज अ नेशन। राइट, व्हाट इज़ द प्लानिंग फायजा? हम क्या प्लान कर रहे हैं? क्या हम लोग वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है उसे कंक्रीट किया जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, क्या हम इसको रोक रहे हैं? वहाँ जो लोग दरियाओं के किनारे रहते हैं, क्या हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि अब उन्हें मूव करना होगा? क्या हम अपने टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं कि भाई जून जुलाई इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल टू दोज एरियाज? जी बिल्कुल, जो NUC की टीम होती है वो एक मानसून से पहले भी एक रिपोर्ट निकालती है, गाइडलाइन, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। उसका मकसद ये होता है कि वो एरियाज जो कि नदी नालों से करीब हैं, हम उनकी एक जोनेशन करते हैं बेस्ड ऑन अवर सैटेलाइट डेटा एंड जो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स का डेटा होता है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एंड अदर सेक्टर्स। तो उसका मकसद ये होता है कि हम उन वल्नरेबल एरियाज को मार्क करें कि ये नदी नालों से करीब हैं। अगर इन केस मानसून की शिद्दत में इजाफा होता है, रिवर में फ्लो ज़्यादा होता है, तो ये एरियाज वल्नरेबल हैं। तो हम अपने इंतजामिया के साथ मानसून से पहले ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्लानिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आगाह कर देते हैं, और हम कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। सेम गोज फॉर टूरिज्म, हम नदरन पार्ट में जो हमारे सियाही मकामात हैं उनको एरिया जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको पिन लोकेशंस के साथ बता देते हैं कि ये वल्नरेबल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई एवलांच आ सकता है, डेब्रिस फ्लो हो सकता है। और फिर हम जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो निकालते हैं सियाही मकामात के लिए, ताकि जो हमारे पास नुकसान है वो कम से कम हो सके। लेकिन डिजास्टर रोका नहीं जा सकता किसी भी तरह से, बट उसकी आगाही जो है वो इसलिए ही की जाती है ताकि लोग अवेयर हों और जो हमारे नुकसान है इन फ्यूचर वो कम हो। अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग फायजा, हमने नेशन वाइड ये पता कर लिया है कि 25 से 26% ज़्यादा मानसून है। रीजन वाइज ब्रेकडाउन है हमारे पास अभी? देखिए, बिल्कुल रीजन स्पेसिफिक भी है, लेकिन जिस तरह से अभी हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो वो एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है, राइट। तो उसकी जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि जो उसकी शिद्दत है वो 25 से 26% ज़्यादा हो सकती है हिस्टोरिकली 10 to 30 ईयर्स की, अगर मैं एवरेज की बात करूं। तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी हैं, इंक्लूडिंग अवर ईस्टर्न रिवर्स, जिसकी वजह से फ्लोज ज़्यादा होते हैं, एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न एरियाज। तो जिस तरह से हम क्लोज जाते हैं डिजास्टर की, तो हम अपनी जो हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं उन्हें अपडेट करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट मॉडल्स की बेस पे होती हैं। तो जिस तरह से हम डिजास्टर के क्लोज जाते हैं तो एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो हमें उन एरियाज का भी क्लियरली पता चलता है। जिस तरह अभी हम जनरल उस पर बताते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या सदर्न पार्ट है वो वल्नरेबल है। तो जब हम डिजास्टर के क्लोज जाते हैं तब हम तहसील लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बताते हैं कि ये एरियाज जो हैं इस बार ज्यादा वल्नरेबल होंगे। और उसके है फायजा कि लोगों को अपने आप को एजुकेट करना होगा और अपडेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन हर मॉनसून में इस तरह बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया फायजा, इट वाज वेरी वार्म एंड वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चलिए अब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हम रोज़ ये बात कर रहे होते हैं कि पंजाब में स्मॉग का इजाफा हो रहा है, और कई बार हम ये बात करते हैं कि फ्यूल कंजप्शन वाली जो गाड़ियाँ हैं, क्या उनको कम करने के लिए पंजाब हुकूमत कोई एक्शन लेने जा रही है। तो जनाब खबर एक्चुअली ये है, पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रिक्शों की जो प्रोडक्शंस है उसको मरहलावार बंद करने का असूली फैसला आ गया है, और ये फैसला पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किया गया है। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सदारत में अहम इजलास हुआ है, और पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रिक्शों की प्रोडक्शन बंद करने के फैसले के साथ साथ ये भी वाज़े पैगाम दिया गया है कि सरकारी इदारे अब सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स ही खरीद सकेंगे। सरकारी गाड़ियां, फिर उन गाड़ियों का क्या होगा जो इस सर्कल से आउट हो जाएंगी? क्या वाकई वो सर्कल से आउट होंगी? अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, जिसमें गाड़ियाँ धोने पे पाबंदी और रंगदार कूड़ेदान लगाने, जहरीला धुआं देने वाली अशिया जलाने पर सख्त कार्रवाई का फैसला होगा। दिस इज़ वन थिंग, लेकिन जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का जदीद नेटवर्क है वो फ़ाल है, और वो हमें यही बताता है
कि ज़्यादातर जो ये धुआं निकलता है जो कि फुल्ली कंबस्ट नहीं होता और फिर हवा में जाके वो जहरीला मवाद छोड़ता है, वो है ही इन टू व्हीलर्स, टू स्ट्रोक की वजह से। तो ज़रा इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी आज लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, क्वेश्चन इज, ये गाड़ियां जो डिस्कार्ड की जाएंगी, सरकारी जो इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां हैं करने की बात हो रही है, उनको क्या यूज़ किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि ये दोबारा इस्तेमाल में ना आए? देखें, पंजाब हुकूमत ने जो है वो बहुत अहम फैसला किया है पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से और फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से। जहाँ तक बात यह है कि जो इंसदाद स्मोक की कमेटी का जो इजलास हुआ वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा की प्रोडक्शन पर पाबंदी का फैसला किया है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं और जो इसके साथ साथ बाइक्स की खरीदारी है वो भी रोकती जाएगी और सिर्फ हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो खरीदी जाएंगी। इस फैसले के बायस जो है, जाहिर बात है, एक आम जो सारिफ है, जो एक मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर है, उसमें खासी तशवीश पाई जा रही थी कि अब उसका क्या होगा। तो ये बड़ा बेसिक जो है अभी स्टेप लिया गया है। ये पहला मरहला है कि प्रोडक्शन सिर्फ बंद की गई है। मोटरसाइकिल रिक्शे या मोटरसाइकिल बाइक जो हैं वो अभी लाहौर की सड़कों पर हमें दौड़ती हुई नजर आएंगी। जहां तक ये सवाल है कि अब हुकूमत का अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, वो स्टेप यकीनन अब हुकूमत उस पर काम कर रही है कि एक ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। देखिए, सड़कों पर दौड़ रहे हैं और फजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला पंजाब के ये 4 ऐसे शहर हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बहुत ज्यादा फजाई आलूदगी का ये बायस बनते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे। तो इनको कम करने के लिए और इनको रिप्लेसमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक रिक्शा अब पंजाब हुकूमत मुतारिफ करवाने जाएगी, उस पर अब काम शुरू कर दिया गया है कि कैसे कंपनसेट किया जाएगा। क्योंकि जो एक मोटरसाइकिल रिक्शा है उसकी अगर कीमत मार्केट में देखी जाए तो वो सस्ती है। इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो एक काम सारिफ को, एक काम मजदूर को, एक दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर को जो है वो खासा महंगा पड़ेगा। तो इस पर पंजाब हुकूमत देने का सोच रही है ताकि जो लोग हैं उनका रोजगार जो है वो डिस्टर्ब ना हो और वो आसानी से जो है वो अपना रोजगार कमा सके। अफजाल, हाँ अफजाल, इनिशियली जो मैंने आपसे पूछा वो ये कि चलिए ये तो जब आवाम को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनकी भी तादाद होगी ना। कुछ जो कह रहे हैं कि अब सरकार की गाड़ियाँ, वो तो क्योंकि उनके हाथ में कि आज से बंद कर दे, बोले जी बंद, और अब नई गाड़ियाँ जो कि ईवी हैं वो आ जाएं। उनकी तादाद कितनी है और क्या उनको मट्टी की नज़र कर दिया जाएगा? बिकॉज उनको जब डिस्कार्ड किया जाएगा तो उनका क्या होगा, कितनी तादाद में है वो गाड़ियाँ? फैसल भाई, देखें, जो सरकारी गाड़ियों की तादाद है, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्का जितने भी ज़ेली इदारे हैं उनमें ये गाड़ियों की तादाद जो है वो हज़ारों में है और उन गाड़ियों को फौरी तौर पर तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में भी ये फैसला किया गया है कि जो आइंदा से जो गाड़ी नई खरीदी जाएगी, पंजाब हुकूमत खरीदेगी, सिविल सेक्रेटेरिएट खरीदेगा या पंजाब हुकूमत से मुल्क का कोई भी इदारा अब जो नई सरकारी गाड़ी खरीदेगा वो हाइब्रिड गाड़ी खरीदी जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाएगी और मरहलावार जो ये गाड़ियां हैं इनको जो है वो नीलाम किया जाएगा और जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं इनको रिप्लेस इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनसे करने का प्लान है पंजाब हुकूमत का। और ऑब्वियसली इनकी जो है रिप्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होंगी और इनकी नीलामी के बाद ही जो है वो मरहलावार ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पंजाब हुकूमत जाएगी। सही है। अच्छा अफजाल, मुझे ये बताइएगा कि कोई टारगेट हमने सेट किया है? बिकॉज हर चाइना ने जब स्मॉग को कम करना था उनका भी यही इनिशिएटिव था, साउथ कोरिया का भी यही इनिशिएटिव था कि उन्होंने अपने आप को 1 से 1.5 साल का टाइम दिया और उस 1 से 1.5 साल के टाइम में उन्होंने 70% कामयाबी हासिल की अपने टारगेट को अचीव करने में। हमने कोई टारगेट सेट किया है कि हमने स्मॉग को कट करने के लिए ये इकदाम कब उठाने, व्हीकल चेंज करने वाले कब तक कर लेना है? देखिए, जो वज़ीर पंजाब हैं मरियम नवाज, जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया तो उनका डे 1 से जो था वो इन्वायरमेंट, पंजाब की फ़ज़ा को बेहतर बनाने का एजेंडा जो था वो सामने आया था और उसमें हमने बेहतरी भी देखी।
गुज़िश्ता 1.5 सालों में जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी भी देखने में आई है, और आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 212 है और आलूदा 3 शहरों में लाहौर आज तीसरे नंबर पर है। लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, और उसकी सिर्फ मेन रीज़न ये है कि जो गुज़िश्ता 1.5 सालों में डिसीजंस किए गए हैं और वो फ़ज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रख कर किए गए हैं, और यही टारगेट आइंदा 3 सालों के लिए सीएम पंजाब ने सेट किया है। और उसका पहला जो स्टेप है, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शों पर प्रोडक्शन पर पाबंदी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है अफजाल, देखते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल साबित होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एक और अहम मामला सामने आया सादिया गुज़िश्ता दिनों। चोलिस्तान जो हमारा ख़ित्ता है बड़ा ही खूबसूरत ख़ित्ता है, और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का जो सहरा है उसका बादशाह ऊँट, लेकिन वहाँ ऊँट जो है ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं और वो अचानक मरना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और फ्लू जैसी ये बीमारी है जो कि कंटेजियस है। जिस तरह से फ्लू की एक खासियत है कि वो वायरल एक से दूसरे को लगता चला जाता है। इस पर जो मालिकान है वो भी परेशान है और हुकाम दोनों ही परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, चोलिस्तानी ऊँट जो है वो किस तरह बीमारी का शिकार होकर मर रहे हैं, कितने ऊँट इसके शिकार हो चुके हैं, इस बारे में हमारे नुमाइंदे रहीम यार खान से नज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं। नज़र अब्बास, क्या वजूहत है, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, सादकाबाद का चोलिस्तानी इलाका 40 RD, जहाँ पे चोलिस्तानियों के जो है वो फ्लू की वजह से 10 ऊँट जो हैं वो मर चुके हैं। इस फ्लू से 15 ऊँट जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और इस इलाके में जो मजमूई तौर पर ऊँटों की तादाद है 40 RD में 1000 से ज़्यादा हैं। इसके बाद DC रहीम यार खान, ज़हीर अनवर जफ़ा ने जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए लाइव स्टॉक के डॉक्टर जो है वो यहाँ पे भेजे हैं, और यहाँ पे लैब की टीमें भी पहुँची हैं, जिस पर डॉक्टर मोहम्मद मज़हर का कहना है कि उन्होंने जो 15 से ज़्यादा मुतासर ऊँट थे उनकी जो है वो वैक्सीनेशन कर दी गई है, और इनके खून के नमूना जात जो हैं वो भी जो हैं वो लेबॉर्ट्री के भेज दिए गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो बाज़ाहिर हमें देखने में नज़र आई वो ऊँट के नाक से पानी आना और सांस में दुश्वारी थी। बाज़ाहिर तो ये फ्लू की बीमारी नज़र आती है, लेकिन लेबॉर्ट्री के टेस्ट के बाद जो है वो बीमारी जो है वो सामने आएगी। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, जितने भी मुतासरा ऊँट थे उनकी जो वैक्सीनेशन है जो वो कर दी है, और मजमूई तौर पर चोलिस्तानियों की जो ज़रिया माश है इन जानवरों पर होता है, भेड़, बकरियाँ और गाय पर और ऊँटों पर। और चोलिस्तान में मजमूई तौर पर जो ऊँटों की तादाद है वो 28,000 है, और इस की खरीदो फरोख्त पर जो है वो माशी तौर पर चोलिस्तानी निसार करते हैं। हमें अपडेट करे थे, बहुत डिटेल्स देने के लिए। अच्छा फैसल, समझ में मुझे कुछ ये आया है कि जो फ्लू है ये मिडिल ईस्टर्न वायरस है बेसिकली, और ये कोरोना वायरस की तर्ज का है बेसिकली। तो ये आपको बुखार भी देता है, सिवियर एकिंग भी देता है, और आपके लंग्स को बेसिकली ये डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है, जिससे इवेंचुअली जो ऊँट है वो मर रहे हैं वहाँ पर। और क्योंकि बेज़बान जो है ये जानवर, इसलिए इक़दामात पहले से होने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, थर में मोर जब उन पे कोई बीमारी आती है तो ऐसी होती है, और वो एक पूरे वो जो रानी खेत की बीमारी आती है तो वो एक के बाद एक मरना शुरू हो जाते हैं। सेम गोज़ यहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम भी है इनके लिए, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर पकड़ा नहीं जाया जा सकता कि आखिर बीमारी है क्या। आई थिंक अब लोगों को अगर अवेयर कम से कम दोबारा इस तरह का कोई अटैक हो उससे वो अपने ऊँट को बचा सकते हैं। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, रहिए हमारे साथ।
Bravo! So good! So good! ब्यूटीफुल। हमारे दोस्त आए हैं अजरबैजान से, हमारा दोस्त मुल्क, और ये आए हैं कहाँ? कराची आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी रंगारंगी के साथ जारी है। दुनिया भर की सकाफतें एक ही मकाम पे हैं। तो आज हमने अपने इस शो में वी हैव सीन द होल वर्ल्ड कमिंग सादिया। हमारे साथ यूएसए से लेके अफ्रीका और दीगर रीजन्स, सदर्न यूरोप, सो यूरोप एंड इवन साउथ अमेरिका। सो आज वी थॉट कि व्हाई नॉट इनवाइट समवन फ्रॉम आवर ओन रीजन। तो हमारा ब्रादर मुल्क अजरबैजान और अजरबैजान से ताल्लुक़ रखने वाले साहब पाशाज़ादे हमारे साथ आज मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Very good morning. Good morning. Good It morning. was wonderful to listen to Tar. Tar, right? yes. Thank you so Or much. in Pakistan we call tar. Tar means wire, and I think this is String. the same for Yes, tar. string. Right. String in meaning. Can I ask a little about this instrument? Azerbaijan Tar. Firstly, I wanted to thank you for inviting Pleasure, me. pleasure all Thank ours. you so much. It's And all I right. want to greet all of Pakistani and Karachi's people. Thank you so much for coming to Pakistan. Thank you so much. And tar is main of Azerbaijan traditional instrument, and which has included a heritage of UNESCO, list of UNESCO by Haydar Aliyev Foundation, government of Azerbaijan in 2012 year. And this is a main of Azerbaijan instrument, traditional instrument, also as a solo and also accompanied instrument. There is 11 strings, 22 chords, 22 chords, and first time in history, Azerbaijan, great famous tar player in 160 years ago, actually, Sadıkjan, Mirza Sadık, he's created Azerbaijan tar. Before Sadıkjan, tar played as a desk position. He has changed tar position. Well, now Upright, played more on the chest. on the chest. So earlier, was it played like guitar? Yes, exactly. Okay. No, not guitar, because it was before that tar was more than bigger, and played as a tar. And he's created Azerbaijan tar, shape of smaller, and he add more 5 additional strings. Now it's 11 strings, and shape and change positions. Yes, that we said. Between musicians under the soul. So that we played, and also tar is this 3 octave diapason. We played Azerbaijan mugam, Azerbaijan traditional music in Pakistani, Hindustani raga, and Azerbaijan mugam, traditional music. Okay, the rags are the mugam. It's professional but traditional music, mugam. Can I hold it? I really want it. Can I hold your instrument? Can I hold your instrument? Yeah. Because I want to show it to the viewers as well. What is this? What is this element beneath, and what is this? This is incrustation, Mazov Torul. All right. Mazov Torul. It's for better sound. Better sound. Thank you. Okay. Thank you. तो ये जो let me translate it for the viewers as well. So साहब पाशाज़ादे जो अज़रबैजान के म्यूजिशियन हैं, और ये वहाँ का नेशनल जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको ताज कहते हैं। यूनेस्को हेरिटेज में ये शामिल है, और इसकी आपने मधुर धुनें जो हैं सुनी हैं। लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट पाकिस्तान. Pashazadeh, there's a good brethren relationship between the two countries. Exactly. Right? So how are you finding Pakistan, and how is the Pakistani music? How do you find Pakistani music? Have you been able to gel in, jam with the Pakistani musicians at the same time? We had a lot of jam in around world. In Uzbekistan, in China, I was in many festivals, and I had a collaboration and also jam session with many Pakistani musicians, and with setar, with singer, with Qawwali music, with sometimes I played Mast Qalandar and different music. Oh wow! Yes, you have played the Mast Qalandar. I played Mast Qalandar with famous musicians and singers. So I love Pakistan, and you know, it's relationships between Azerbaijan and Pakistan now. It's very respect and very love. So we appreciate and love each other, nations and people. So also, I'm here in World Karachi second time, because last year it was first festival, and they invited us with my drum player, my friend with my drum player Kamran Karimov. He's also he's for headache. That's all right. That's why he didn't come. Can we request you to play some the Pakistani Mast music? Qalandar?
If not dum maskara, but then anything Pakistani. As you like. All right. Here we go. I played Julayla, Pakistani song. I played in Islamabad. Okay, go on. Absolutely wonderful. Absolutely this wonderful. Song I played in Islamabad with a different singer. She's voice, and I accompanied her. I remember it's 7 years ago. It was, oh, wow. Yes, wow. in Islamabad. Have you so far been able to taste something from Karachi, like Pakistani food? Because Azerbaijani food is way different than what our food tastes like, you know? Yeah, I like all kind of food. I'm a little bit picky, but I won't taste it everything. So last year I tasted Pakistani pilav, Pakistani rice, Pakistani kebab, so sweet gulab jamul. So it's a little bit spicy for me, but I like spicy. In Azerbaijan, in Turkish people also eat spicy. Yes. So for us it's kind acceptable. Of yes, exactly. And there is hospitality, there is open heart people. So I'm here as a brother countries, so we love each other, but talking about music, about food, about connection, about culture. So a lot of kind of what do you feel is the significance of World Cultural Festival? Because obviously there is a representation from over 100 countries over here. Exactly. And I am sure you have been able to meet a lot of musicians from different countries, have played with them. So what do you feel is the significance of being in Pakistan for World Cultural Festival? Actually, I think it's big event, big music holiday for every country, because when festival is organizing, inviting, the festival bring a lot of cultures, a lot of nations, a lot of music together, theater, exhibitions, etc. So I had the connections with Rwanda, with Nepal, with many countries. After that, they invited me and my friend to Rwanda, to different countries, to different festivals. Yes, exactly. I had a lot of connection from festival, and also festival is organizing wonderful. I want to thank the President of Art Council, Mr. Okay, we are coming to the closing of the segment. Just one last piece from last piece. Yeah. Okay. Thank you so much for inviting us. It's a pleasure to host you. And meanwhile, हम आपको कहेंगे बाय. आपसे मुलाकात होगी अब हमारी पीर को. तब तक के लिए आप सुनिएगा. हम भी करते हैं enjoy. आप भी करिए. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।